देखिए, कश्मीर को लेके बड़े बड़े दावे किए गए थे मोदी जी के द्वारा और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। दोनों सदनों में उन्होंने चिल्ला चिल्ला के कहा था कि हम कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं, कश्मीर की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं, कश्मीर में अमन चैन कायम हो गया है। और आज हालात क्या हो रहे हैं? किसी भी दफ्तर में घुस के कोई आतंकवादी किसी बैंक मैनेजर को मार दे रहा है, किसी भी स्कूल में घुस के किसी टीचर को मार दिया जा रहा है, कश्मीरी पंडितों की नृशंस हत्या हो रही है और आज कश्मीरी पंडितों के पलायन का दृश्य सामने आया है। और ये वो दृश्य है जो 90 के दशक में हमने देखा था। तो आज वही आतंकवाद का दौर, उसी प्रकार की कानून व्यवस्था की बदतर हालत कश्मीर में पैदा हो गई है। भारत की सरकार मुंह छिपाकर भाग रही है। मोदी जी और उनकी पार्टी जो कश्मीर फाइल फिल्म पर रोना रो रही थी पूरे देश में, आज उनके किसी भी मंत्री की संवेदना नहीं जाग रही है। ये बहुत ही दुख की बात है। कश्मीरी फाइल्स के बाद कहा गया था कि वहां पर एक तरीके से राम राज्य आ गया है और इसको प्रचारित किया गया था पूरे देश भर में। 370 में हम लोगों ने साथ भी दिया था, 370 के बाद भी ऐसे दावे किए गए थे। उसके बाद कश्मीर फाइल्स फिल्म आई तो उन्होंने कहा कि पूरे देश में इसका प्रचार होना चाहिए। उस पर रो रहे थे, घूम रहे, सारे चैनल्स पर उन्हीं की चर्चा हो रही थी। कश्मीर फाइल्स फिल्म की चर्चा कई दिनों तक हिंदुस्तान के सारी राष्ट्रीय चैनलों पर हुई। आज कश्मीरी पंडितों की हत्या की चर्चा किसी चैनल पे आपको दिखाई देती है? आज कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा की कोई चिंता केंद्र सरकार के मंत्री और मोदी जी को व्यक्त करते हुए कहीं आपने देखा और सुना? मोदी जी को चिंता क्या है? सत्येंद्र जैन को कैसे गिरफ्तार करना है। मोदी जी को चिंता क्या है? अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को कैसे बदनाम करना है। मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां हैं जो हम लोगों को इस वक्त देखने को मिली। भयावह तस्वीर सामने आ रही है श्रीनगर एयरपोर्ट से, जहां पर जो कश्मीरी पंडित है उनकी लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, पलायन के लिए मजबूर है। तो आपको क्या लग रहा है, वो स्थिति पैदा हो रही है जिससे वहाँ भीड़ जमा हो रही है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? मैं वही तो कह रहा हूं कि 90 के दशक में जब आतंकवाद से पीड़ित होकर कश्मीरी पंडितों ने पलायन किया था, आज वही दृश्य देखने को मिल रहा है। ये बहुत ही दुखदायी, तकलीफदेह और पीड़ादायक दृश्य है कि कश्मीरी पंडित अपने ही देश में बेगाने हो गए, अपने ही देश में विदेशी हो गए और उनको अपने देश का एक हिस्सा छोड़कर भागना पड़ रहा है। टारगेट किलिंग को लेकर के आज ही गृह मंत्री अमित शाह जी ने बैठक की है, उसको लेकर के क्या कहते हैं? वो तो बड़े चिंतित हैं उसको लेकर के। तो बैठक करके नाटक करने में इनको महारत हासिल है। इस तरह के दावे, इस तरह की बातें, इस तरह की बैठकें हमने कई बार देखी हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के लिए क्या किया इन्होंने, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आपने देखा होगा कि जब 370 वहाँ पर हटाया गया था, उस समय भी ये कहा गया था कि कश्मीर में अमन चैन शांति बहाल हो जाएगी, तमाम लोग वहाँ पर जाके ज़मीनें खरीदेंगे, इंडस्ट्री लगाई जाएगी, रोजगार बढ़ेगा, पता नहीं क्या क्या था। पृथ्वीराज चौहान ने तो इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। पृथ्वीराज चौहान तो लड़ते रहे मुगलों से। आप क्या कर रहे हैं? आप मुंह चुरा के भाग रहे हैं। जब आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं तो आपके किसी मंत्री, किसी नेता, किसी केंद्रीय मंत्री की कोई एक संवेदना भरा ट्वीट भी नहीं देखने को मिलता। लेकिन कश्मीर फाइल्स आ जाएगी तो रोने लगते हैं भाजपाई। कश्मीरी पंडितों के दर्द पर एक फिल्म बनी, उस पर रोना आता है। कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है, उस पर रोना नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं पंडितों को लेकर के हम बड़े चिंतित हैं। उनके नेता ये कह रहे हैं कि जो हमने सोचा था वही हो रहा है। एक के बाद एक ऐसे टारगेट किलिंग के मामले सामने आ रहे हैं, ऐसी हत्याएं सामने आ रही हैं और आज भी बैंक के अंदर एक विजय नाम के व्यक्ति की हत्या हो जाती है। तो देखिए, मैं तो आश्चर्यचकित हूँ ये बात सुनकर कि भाजपाइयों ने यही सोचा था। तो क्या कश्मीर में जो 370 के वक्त दावे किए गए थे वो कश्मीरी पंडितों की हत्या कराने के लिए किए गए थे? आतंकवादी घटनाओं को बढ़ावा देने के लिए किए गए थे? क्या वो दावे जो उस वक्त पार्लियामेंट के दोनों सदनों में गृह मंत्री जी ने किया था कि कश्मीर के अंदर अमन चैन बहाल हो जाएगा, रोजगार में वृद्धि होगी, कश्मीर तरक्की के रास्ते पे जाएगा, क्या और तमाम जो केंद्र सरकार की योजनाएं वहाँ लागू नहीं हो पाती वो लागू होने लगेंगी, क्या ये सारे वादे झूठे थे? सारे दावे झूठे थे? सारी बातें देश को गुमराह करने के लिए थी? ये मैं जानना चाहता हूं। ज्ञान व्यापी पर क्या कहेंगे आप, जो लगातार पिछले लंबे समय से चल ही रहा है और क्या रहेगी? देखिए, ज्ञान व्यापी हो, मथुरा हो, चाहे जितने भी मुद्दे हों, आज ये सारे मुद्दे सिर्फ और सिर्फ देश की जनता का ध्यान बटाने के लिए किया जा रहा है। आप मुझे बताइए, जब देश महंगाई से पीड़ित है, जब हिंदुस्तान में बेरोजगारी 45 वर्षों में सबसे अधिक हो गई मोदी जी के राज में, काला धन हिंदुस्तान से लाखों करोड़ रुपए लूटकर
तमाम पूंजीपति छोड़कर विदेश भाग गए। ऐसे वक्त में जब हिंदुस्तान बांग्लादेश से भी नीचे चला गया भूख के मामले में, भूखमरी में हमने बांग्लादेश को भी पछाड़ दिया, ऐसे समय में बांग्लादेश से भी नीचे हम चले गए। ऐसे समय में क्या चिंता होनी चाहिए मोदी जी की सर, मोदी जी कह सरकार रहे हैं 8 साल की? ऐसे समय में क्या चिंता होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की? मुझसे तो लोगों ने पूछा तो मैंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का ये मास्टर स्ट्रोक है, हमको भूखमरी में इतना नीचे वो लेके जाएंगे, ऐसी हालत में पहुंचा देंगे। हम बांग्लादेश से भी नीचे इसलिए जा रहे हैं, हम बांग्लादेश से भी पीछे इसलिए जा रहे हैं कि कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया हिंदुस्तान में आने ना पाए। ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। पिछले 4 साल में 3400 दंगे हिंदुस्तान ने देखे मोदी जी के राज में। इस देश के अंदर लिंचिंग जैसी घटनाएं मोदी जी के राज में हुई। भारतीय जनता पार्टी देश में नफरत फैलाने का काम करती है। क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, कैसे सोएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे चलेंगे, कैसे बात करेंगे, ये बीजेपी तय कर रही है। हिंदुस्तान के अमन और चैन को बिगाड़ने का काम 8 साल के अंदर बीजेपी ने किया। क्या ये हमारे लिए शर्मिंदगी का विषय नहीं? सर, लगातार कैसे शर्मिंदा हुआ जाता है? भाजपाई इतने बेशर्म हैं कि उनके प्रधानमंत्री कहते हैं हमें तो शर्म आती ही नहीं, तो इसका मैं कोई इलाज नहीं कर सकता। इतनी समस्याएं हैं तो चुनाव कैसे जीत जाते बीजेपी हैं लगातार देखिए, गुमराह करके, नफरत फैला के, इस देश को बांट काम कर रहा है क्या? के, इस देश को हिंदू मुसलमान में बांट के, फिर भी कितने लोग वोट देते हैं? 30%, 32%, कहीं 40%, कहीं कहीं जमानतें भी जब्त होती हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री गए थे आंध्र प्रदेश में प्रचार करने। 2019 में चुनाव हुआ, 173 सीट पे आंध्र प्रदेश में इनकी जमानत जब्त हुई, 1% से भी कम वोट आया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री पंजाब में गए चुनाव लड़ने, 73 सीटों पे चुनाव लड़े, समझौता करके चुनाव लड़े, 54 सीटों पे जमानत जब्त हुई। आज भी हिंदुस्तान के कई हिस्सों में, केरल में आप देख लीजिए, 41 साल में 1 सीट जीते, वो भी इस बार हार गए। लगातार इनकी जमानतें जब्त हो रही हैं, 0-0-0।